वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लिए हम डिस्कस करने जा रहे हैं नीट के प्रीवियस ईयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन है द नेट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन डीएनए एंड हिस्टोन इज। इलेक्ट्रिक चार्ज, कौन सा इलेक्ट्रिक चार्ज होता है डीएनए और हिस्टोन पे प्रेजेंट होता है। पहला ऑप्शन है क्या दोनों पॉजिटिव होता है, मींस डीएनए पे भी पॉजिटिव और हिस्टोन पे भी पॉजिटिव चार्ज, या फिर दोनों पे ही नेगेटिव चार्ज होता है, या फिर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है, या फिर कोई भी चार्ज नहीं प्रेजेंट होता है। डीएनए पे नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है और जो हिस्टोन प्रोटीन होता है उस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो डीएनए कैसा होता है, डीएनए जो होता है वो नेगेटिव चार्ज का होता है और जो हिस्टोन प्रोटीन होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज। सो द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज नेगेटिव एंड पॉजिटिव। Next question is, if the sequence of base in one step of DNA is, DNA के एक सीक्वेंस का बेस दिया गया है, what would be the sequence of base on complementary strand? उसके अपोजिट मीन्स उसके नेक्स्ट जो है DNA का जो अगला कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर होगा उसका बेस सीक्वेंस क्या होगा। जैसे A है तो A का क्या होगा, T होगा। एडनिन की जगह पे क्या आता है, थाइमिन आता है, और थाइमिन की जगह पे क्या होगा, एडनिन होगा। और ग्वानिन की जगह पे क्या होगा, साइटोसिन। साइटोसिन की जगह पे ग्वानिन होगा। और यहाँ पे उसके बाद जो है ए के बाद टी, फिर टी का क्या होगा ए, जी का क्या होगा सी, और सी का क्या होगा जी, और ए का क्या होगा, ए का यहाँ पे टी होगा। तो यहाँ पे क्या क्या है, टी ए सी जी, टी ए सी जी। तो यहाँ पे आंसर कौन सा सही होगा, दैट इज करेक्ट आंसर इज सी। यहाँ पे ऑप्शन में थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ पे क्या होगा जी, उसके बाद टी ए सी जी टी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ फार इज ईच बेस पेयर फ्रॉम द नेक्स्ट वन इन डीएनए हेलिक्स मॉडल। जो डीएनए हेलिक्स मॉडल होता है तो एक डीएनए जो होता है उसका स्टैंड होता है, जो अगला बेस पेयर होता है उन दोनों के बीच में कितनी गैपिंग प्रेजेंट होती है। पहला ऑप्शन है 2 nm, दूसरा ऑप्शन है 3.4 nm, तीसरा ऑप्शन है 34 nm एंड चौथा ऑप्शन दिया है 0.34 nm। कितना होता है डिस्टेंस, दैट इज 0.34। सो द करेक्ट आंसर इज डी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्ट्रक्चर इन क्रोमैटिन सीन एज बीड ऑन स्ट्रिंग। जो स्ट्रक्चर देखा गया था क्रोमैटिन का वो कैसा था, बीड ऑन स्ट्रिंग, मींस बीड लाइक स्ट्रक्चर था। When are viewed under electron microscope called? जब उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो उसको क्या बोला जाएगा। पहला ऑप्शन है क्या उसे न्यूक्लियोटाइड्स बोलेंगे, या फिर उसे न्यूक्लियोसाइड्स बोलेंगे, या फिर उसे हिस्टोन ऑक्टामर बोलेंगे, या फिर उसे न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। जो स्ट्रक्चर लाइक अ क्रोमैटिन इज सीन एज अ बीड लाइक स्ट्रक्चर, बीड लाइक स्ट्रक्चर उसे देखा गया था तो उसे क्या बोला जाता है, न्यूक्लियोसोम। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसोम। सो द करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 3 codon which result in the termination of polypeptide chain synthesis are। ऐसे कौन से 3 कोडॉन हैं जो हेल्प करते हैं मीन्स टर्मिनेशन में। टर्मिनेशन का मतलब होता है जब प्रोसेस चलता है उसके बाद प्रोसेस को स्टॉप करने का काम कौन करता है, मीन्स हमें 3 स्टॉप कोडॉन के नाम बताने। पहला ऑप्शन दिया है UAA, UAG और GUA, दूसरा ऑप्शन UAA, UAG, UGA, तीसरा है UAA, UGA, UUA, चौथा है UGU और UAG और UGA। इसमें 3 कोडॉन होते हैं जो स्टॉप कोडॉन की तरह एक्ट करते हैं। सबसे पहला हो गया UAA, UAG और UGA। ये 3 कोडॉन कैसे होते हैं, स्टॉप कोडॉन होते हैं जो प्रोसेस को टर्मिनेट कर देते हैं, मींस प्रोसेस को स्टॉप कर देते हैं, रोक देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द म्यूटेशन दैट इन्वॉल्व एडिशन, डिलीटेशन और सब्स्टिट्यूशन ऑफ अ सिंगल बेस पेयर इन अ जीन आर रिफर्ड टू एज। ऐसा म्यूटेशन जिसमें क्या हो रहा है, एक जीन डिलीटेशन मीन्स डिलीट हो जा रही, कंप्लीट हट जा रही है, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पॉइंट म्यूटेशन, या फिर लेथिकल म्यूटेशन, या फिर स्लाइड, या फिर साइलेंट म्यूटेशन, या फिर उसे रेट्रोग्रेसिव म्यूटेशन बोलते हैं। जैसे सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, ग्लूटामिक एसिड की जगह पे वैलिन आ जाता है, तो मीन्स एक सिंगल पॉइंट पे चेंज आ रहा है और पूरे फ्रेम पे चेंज नहीं आ रहा है, तो एक सिंगल पॉइंट से क्या हो रहा है, जीन डिलीट हो जा रहा है, मीन्स एब्सेंट हो जा रहा है। तो एक सिंगल पॉइंट पे जब चेंज आता है उस टाइप के म्यूटेशन को बोला जाता है पॉइंट म्यूटेशन। सो द करेक्ट आंसर इज ए। The next question is
निकोटीन क्या होता है? निकोटीन जो है स्टिमुलेट ऑन द एड्रिनल ग्लैंड। निकोटीन जब हमारी बॉडी में इंटर करता है तो सबसे पहले वो एड्रिनल ग्लैंड पे ही जाके कोई भी इफेक्ट शो करता है, और ये एक प्रकार का अल्कलॉइड है। किसमें प्रेजेंट होता है? टोबैको में प्रेजेंट होता है। जो लोग टोबैको की स्मोकिंग करते हैं उसमें जैसे ही इसका स्मोक हमारी बॉडी में जाता है तो सबसे पहले ये एड्रिनल ग्लैंड पे ही जाके अटैक करता है और हमारी बॉडी के फंक्शन को क्या करता है? इंक्रीज कर देता है। जैसे ब्लड प्रेशर को हाई कर देता है, हार्ट बीट को हाई कर देता है, और बॉडी में बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी होती है जिसके फंक्शन को क्या कर देता है? इफेक्टेड कर देता है, और ये एक प्रकार का अल्कलॉइड है। तो ये सारे पॉइंट निकोटीन के लिए सही है। सो द करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज HIV दैट कॉज एड्स। HIV से क्या होता है? एड्स होता है। सबसे पहले वो किसको डिस्ट्रॉय करना शुरू करता है? पहला ऑप्शन है, क्या वो ल्यूकोसाइट को करता है, मींस क्या वो WBC को करता है, या फिर हेल्पर टी लिम्फोसाइट को करता है, या फिर थ्रोम्बोसाइट को करता है। थ्रोम्बोसाइट्स का मतलब प्लेटलेट्स और इसका मतलब ल्यूकोसाइट का मतलब WBC, या फिर बी लिम्फोसाइट करता है। सबने पढ़ा होगा जैसे ही HIV का पैथोजन हमारी बॉडी में इंटर करता तो सबसे पहले हमारे हेल्पर टी लिम्फोसाइट के नंबर्स डिक्रीज कर देता है। इसलिए बोला जाता है कि एड्स में क्या होता है? हेल्पर टी लिम्फोसाइट के नंबर्स डिक्रीज हो जाते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज बी। Next question is, which of the following viruses is not transferred through a semen of the infected male? किसी भी इन्फेक्टेड मेल के सीमेन से कौन सी ऐसी डिजीज है जो कि ट्रांसफर नहीं होती है? सिंपली हमें ये बताना है कि कौन कौन सी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होती है, कौन सी नहीं। इसमें नहीं है वो बताना है। सबसे पहला HIV सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होता है, इबोला भी होता है, और हेपेटाइटिस बी का वायरस भी जो है फीमेल के सीमेन से ट्रांसफर हो सकता है। बट चिकनगुनिया जो है ये कोई भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के अंदर नहीं आता है। तो यही एक ऐसी डिजीज है जो ट्रांसफर नहीं होगी। सो द करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ग्राफ्टेड किडनी may be rejected in a patient due to। जब किडनी का ट्रांसप्लांट कराया जाता है या किसी भी ऑर्गन का जब हम ट्रांसप्लांट कराते हैं किसी और को देते हैं, उस समय कौन सी इम्यूनिटी हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होती है? क्या उस समय इनेट इम्यूनिटी रिस्पॉन्स होता है, या फिर ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स होता है, या फिर सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स होता है, या फिर पैसिव इम्यून रिस्पॉन्स होता है? जब किसी को भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट कराया जाता है तो उस समय जो है सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स शो होता है। सो द करेक्ट आंसर इज सी। Next question is, name the chorionic respiratory disorder caused mainly by cigarette smoking। इन चार में से एक ऐसी डिजीज का नाम बताना है जो कि सिगरेट की स्मोकिंग से होता है। पहला ऑप्शन है, क्या एम्फाइसीमा होता है, या फिर अस्थमा होता है, या फिर कोई भी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हो जाता है, या फिर रेस्पिरेटरी एल्कोलिस हो जाता है। जब कोई भी पर्सन सिगरेट की स्मोकिंग करते हैं उससे कौन सा कोरियोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होता है? दैट इज एम्फाइसीमा। सो द करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रीशन ऑफ मिल्क आफ्टर पार्चुरेशन इज। पार्चुरेशन के बाद मीन्स बेबी की डिलीवरी के बाद ऐसा कौन सा हार्मोन है जो रिस्पॉन्सिबल होता है? किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? मिल्क के सिक्रीशन के लिए। पहला ऑप्शन है ACTH, या फिर LH, या फिर ICSH, या फिर प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। किसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? पार्चुरेशन के बाद मिल्क के सिक्रीशन में कौन हेल्प करता है? प्रोलैक्टिन हार्मोन। सो द करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सर्टोलाइज सेल आर रिस्पॉन्सिबल बाय द पिट्यूटरी हार्मोन नोन एज। सर्टोलाइज सेल ऐसा कौन सा पिट्यूटरी हार्मोन मीन्स ऐसी कौन सा हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है जो कि सर्टोलाइज सेल के फंक्शन को कंट्रोल करता है? पहला ऑप्शन है, क्या FSH करता है, या फिर GH करता है, या फिर प्रोलैक्टिन करता है, या फिर LH करता है? FSH दैट इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है? ये सिक्रीट होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से। और सर्टोलाइज सेल के फंक्शन को कौन रेगुलेट करता है? FSH दैट इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। सो द करेक्ट आंसर इज डी, सॉरी, सो द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है? सर्टोलाइज सेल के फंक्शन को कंट्रोल करता है। कहाँ से सिक्रीट होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है। रोडोफाइसिन इज कॉल्ड रेड एल्गी बिकॉज ऑफ द पिगमेंट। रोडोफाइसी को रेड एल्गी कहा जाता है। तो रोडोफाइसी के पास ऐसा कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से रोडोफाइसी का कलर रेड कलर का होता है? पहला ऑप्शन है, क्या उसके पास म्यूकोजैंथिन प्रेजेंट होता है, या फिर उसके पास पायरोइरेथ्रिन प्रेजेंट होता है, या फिर उसके पास कैरोटीनॉइड प्रेजेंट होता है, या फिर उसके पास क्लोरोफिल सी प्रेजेंट होता है? रोडोफाइसी रेड कलर का होता है। रेड कलर का इसलिए होता है क्योंकि उसके पास
फाइको इरेथ्रिन पिगमेंट प्रेजेंट होता है। कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट होता है? फाइको इरेथ्रिन पिगमेंट प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से रुडोफाइसी का कलर कैसा होता है? रेड कलर का होता है। सो द करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ मोनोसियस प्लांट, मोनोसियस प्लांट का क्या मतलब होता है? पहला ऑप्शन है मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन आर ऑन द सेम इंडिविजुअल। क्या मेल और फीमेल दोनों ही सेक्स ऑर्गन जब एक ही इंडिविजुअल में प्रेजेंट होंगे उसे कहते हैं मोनोसियस। या फिर मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर ऑफ टू मॉर्फोलॉजिकल डिस्टिंक्ट टाइप, या फिर मेल और फीमेल का जो गैमेट्स होगा वो अलग अलग होगा। या फिर मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन आर ऑन द डिफरेंट इंडिविजुअल, या फिर मेल और फीमेल जब अलग अलग इंडिविजुअल पे प्रेजेंट होंगे उसे कहते हैं मोनोसियस। या फिर ऑल द स्टेमेन आर फ्यूज टू फॉर्म अ वन यूनिट, या फिर जितने भी स्टेमेन होते हैं वो सारे आपस में एक दूसरे से फ्यूज होके और एक यूनिट का फॉर्मेशन करते, उसे कहते हैं मोनोसियस। मोनोसियस का मतलब होता है जब मेल और फीमेल गैमेट दोनों ही गैमेट एक ही इंडिविजुअल पे प्रेजेंट होता है, उसे कहते हैं मोनोसियस। और डाइसियस का मतलब होता है जब मेल और फीमेल दोनों अलग अलग इंडिविजुअल पे प्रेजेंट हो। सो मोनोसियस का क्या मतलब? जब मेल और फीमेल दोनों ही गैमेट्स किस पे प्रेजेंट हो? सेम प्लांट पे, उसे बोला जाता है मोनोसियस। सो द करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन मॉसेस स्टोमाटा एपियर ऑन। मॉसेस में स्टोमाटा कहाँ से एपियर होता है? पहला ऑप्शन है क्या कैप्सूल से होता है, या फिर लीफ से होता है, या फिर स्टेमन से होता है, या फिर इन सभी पार्ट से होता है। मॉसेस में जो स्टोमाटा का अपीयरेंस होता है वो कहाँ से होता है? उसके कैप्सूल रीजन से होता है। सो द करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the seedless vascular plant whose sporophytes are larger than their male and independent to a gametophyte are। ऐसा प्लांट बताओ जो कि सीडलेस वस्कुलर प्लांट है। मींस ऐसी क्लास का नाम बताना है जो कि सबसे पहले उसमें वस्कुलर टिश्यू को देखा गया था, और उसमें जो भी प्लांट प्रेजेंट होंगे वो कैसे होंगे? सीडलेस होंगे। मींस उनके पास कोई भी सीड नहीं प्रेजेंट होगा। हुज स्पोरोफाइट, उसका स्पोरोफाइट लार्जर होता है देन देयर स्मॉल एंड इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट, और गैमेटोफाइट छोटा भी होता है और साथ साथ में इंडिपेंडेंट होता है। पहला ऑप्शन है टेरिडोफाइट, दूसरा ऑप्शन है एंजियोस्पर्म, तीसरा जिम्नोस्पर्म, चौथा नन ऑफ दिस। टेरिडोफाइट ही एक ऐसा क्लास है जिसमें सबसे पहले वस्कुलर टिश्यू को देखा गया था, वस्कुलर प्लांट, दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम। और ये कैसा होता है? सीडलेस होता है, इसका स्पोरोफाइट लार्जर होता है और गैमेटोफाइट स्मॉल होता है और इंडिपेंडेंट होता है। सो द करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइसोगैमस कंडीशन विथ नॉन प्रेसिडेंटेड गैमेट्स आर फाउंड इन। आइसोगैमस कंडीशन साथ साथ में उसका गैमेट कैसा होगा? नॉन प्रेसिडेंटेड। नॉन प्रेसिडेंटेड का मतलब जिसके पास फ्लैजिला एब्सेंट होता हो, और आइसो का मतलब क्या हो गया? सेम, और गैमेट्स का मतलब गैमेट जिसके पास सेम गैमेट। किसके पास? इन चार में से ऐसी कौन सी स्पीसीज है जिसके पास उसका गैमेट कैसा हो? सेम होता हो और नॉन फ्लैजिलेटेड। गैमेट कैसा होगा? आइसोगैमस मीन सेम टाइप एंड नॉन फ्लैजिलेटेड गैमेट्स आर फाउंड इन। क्या क्लामिडोमोनास में प्रेजेंट होता है, या स्पोरोफाइटा में प्रेजेंट होता है, या फिर वॉलबॉक्स में प्रेजेंट होता है, या फिर फ्यूकस में प्रेजेंट होता है? स्पोरोफाइट, इसका स्पोरोफायरा का मीन्स जो स्पोरोफायरा होते हैं, स्पोरोफाइट जो उनका जो गैमेट्स होता है वो कैसा होता है? आइसोगैमस कंडीशन और नॉन फ्लैजिलेटेड। सो द करेक्ट आंसर इज बी। स्पोरोफायरा का जो गैमेट्स होता है वो आइसोगैमस होता है और साथ साथ में नॉन फ्लैजिलेटेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जिम्नोस्पर्म प्रोड्यूस नाइदर फ्लावर नॉट फ्रूट बिकॉज दे डू नॉट पोजेस। जो जिम्नोस्पर्म होते हैं वो ना तो फ्रूट प्रोड्यूस करते ना तो फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं। उनके पास क्या नहीं प्रेजेंट होता है? पहला ऑप्शन है एम्ब्रियो, दूसरा ओवरी, तीसरा है ओव्यूल, चौथा है सीड। जो जिम्नोस्पर्म की जो सीड होती है मीन्स उनके पास कोई भी कवरिंग नहीं पाई जाती है, वो सब कुछ कैसा प्रेजेंट होता है? ओपन फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो ऐसी कौन सी चीज उसके पास पाई जाती है जिसकी वजह से वो ना तो कोई फ्रूट प्रोड्यूस करता ना तो कोई फ्लावर प्रोड्यूस करता है? The correct answer is B, that is ovary. Gymnosperm produce neither flower not a fruit because they do not possess a ovary. The next question is India is
one of the 12 mega diversity countries of the world. It share what percentage of global species diversity? इंडिया जो है वो पूरी कंट्री में 12 नंबर पे डाइवर्सिटी की पोजीशन पे आती है और हमें ये बताना है कि इंडिया अपने कितने परसेंट ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी जो है वो शेयर करती है। पहला ऑप्शन है क्या 2.4% या फिर 8.1% या फिर 10% या फिर 5%। इंडिया टोटल जो है ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी कितनी शेयर करती है? दैट इज 8.1%। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द नीट पर्पस। ये क्वेश्चन कई बार नीट में पूछा जा चुका और ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट मेथड ऑफ जंप प्लांट्स कंजर्वेशन? इन चार में से ऐसा कौन सा सबसे अच्छा तरीका है जिसमें जो है हम क्या कर सकते हैं, जंप प्लांट्स को कंजर्व करके रख सकते हैं। जंप प्लांट्स कंजर्वेशन हर्बेरियम में नहीं आएगा क्योंकि हर्बेरियम में क्या किया जाता है, प्लांट को किल करके मीन्स प्लांट को लिया जाता है और उसको सुखाने के बाद उसको क्या किया जाता है, फिर उसको एक पेपर पे जो है स्टिक करके फिर उसके बारे में कुछ पॉइंट्स लिखे जाते हैं। तो ये तो नहीं आएगा हर्बेरियम। उसके बाद बोटेनिकल गार्डन में इसमें तो डेड प्लांट रहते हैं, बोटेनिकल गार्डन में लिविंग प्लांट रहते हैं। अलग अलग प्लांट की वैरायटी को लिया जाता है और उसको गार्डन मीन्स उसको पॉट में उसकी ग्रोथ कराई जाती है, फिर उसके बारे में भी पढ़ा जाता है। ये भी नहीं होगा। रही बात जूलॉजिकल पार्क की, तो जूलॉजिकल पार्क क्या होता है, जू होता है, चिड़ियाघर में वहाँ पे अलग अलग स्पीसीज सर्वाइव करती है। बचा क्या, सीड बैंक। तो सीड बैंक में क्या किया जाता है, जंप प्लांट्स को कंजर्व करके रखा जाता है। सो द करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which one of the following is not a function unit of an ecosystem? इन चार में से कौन सा जो है इकोसिस्टम का फंक्शनल यूनिट नहीं होता है? क्या प्रोडक्टिविटी या फिर स्ट्रैटिफिकेशन या फिर एनर्जी फ्लो या फिर डीकम्पोजिशन? यहाँ पे प्रोडक्टिविटी भी इकोसिस्टम का फंक्शनल यूनिट है, डीकम्पोजिशन भी इकोसिस्टम का फंक्शनल यूनिट है, एनर्जी फ्लो भी इकोसिस्टम का फंक्शनल यूनिट है, बट स्ट्रैटिफिकेशन इकोसिस्टम का फंक्शनल यूनिट नहीं होता है। सो द करेक्ट आंसर इज बी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ब्रेकडाउन ऑफ डेट्रस इनटू स्मॉल पार्टिकल। जो डेट्रस होते हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल में ब्रेकडाउन हो जाते हैं अर्थवॉर्म की हेल्प से। उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? क्या उसे कैटाबॉलिज्म बोलते हैं या फिर उसे ह्यूमिनिफिकेशन बोलते हैं या फिर उसे फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं या फिर उसे मिनरलाइजेशन बोलते हैं। जब डेट्रस जो है छोटे छोटे पार्टिकल, ये मतलब सब्सटेंस को छोटे छोटे पार्टिकल में ब्रेक डाउन कर देता है, उस प्रोसेस को बोला जाता है फ्रेगमेंटेशन। क्या बोलते हैं? फ्रेगमेंटेशन। सो द करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन इंडिया वी फाउंड मैंगोज विद अ डिफरेंट फ्लेवर, color, fibers, content, sugar and even a shelf life. The large variation is account. इंडिया में मैंगो की बहुत सारी वैरायटी प्रेजेंट होती है, उसका टेस्ट भी अलग होता है, मीन्स अलग अलग मैंगो का टेस्ट भी अलग अलग होता है वो, और जो है और यहाँ पे उसके कलर की बात की गई, कलर भी डिफरेंट होता है, साइज भी डिफरेंट होती, सब कुछ मतलब मैंगो की बहुत ज़्यादा वैरायटी पाई जाती है। इंडिया में मैंगो की इतनी सारी वैरायटी क्यों पाई जाती है? पहला ऑप्शन है क्या स्पीशीज डाइवर्सिटी की वजह से या फिर इंड्यूस्ड म्यूटेशन की वजह से या फिर जेनेटिक डाइवर्सिटी की वजह से या तो हाइब्रिडाइजेशन की मदद से। जेनेटिक डाइवर्सिटी की हेल्प से क्या किया गया है, इंडिया में मैंगो, राइस, इन सब की बहुत सारी वैरायटी बनाई गई। जेनेटिक डाइवर्सिटी का क्या मतलब होता है, जैसे दो स्पीसीज को हम लेंगे, आपस में दोनों को कंबाइन करा के उनको फ्यूज करा के नया स्पीसीज बनाएंगे, तो जो नया स्पीसीज बनेगा वो क्या होगा, डिफरेंट, दूसरे स्पीसीज से क्या होगा, एकदम ही डिफरेंट होगा, अलग होगा। तो इस तरीके से मैंगो की इंडिया में बहुत सारी मल्टीपल वैरायटी बनाई गई है। इसी वजह से इंडिया में मैंगो का अलग अलग फ्लेवर, अलग अलग शुगर कंटेंट और अलग अलग फाइबर्स, कलर, सब कुछ क्या होता है, डिफरेंट होता है ड्यू टू जेनेटिक डाइवर्सिटी। सो द करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल रिफर्स टू। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्यों पास कराया गया था? क्या परसिस्टेंस ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट मींस बहुत सारा पोल्यूशन पड़ा था इसकी वजह से, या फिर ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट में चेंज आ रहे थे इसकी वजह से मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, या फिर सब्सटेंस दैट डिप्लेट द ओजोन लेयर, या फिर उन सब्सटेंस के लिए हुआ था स्टॉप करने के लिए जो सब्सटेंस ओजोन की लेयर में डिप्लीशन कॉज कर रहे थे, या फिर बायोसेफ्टी ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के लिए ये लॉ पास कराया गया। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्यों हुआ था? सीएफसी किससे रिलीज होता है? सीएफसी गैस रेफ्रिजरेटर से। जो रेफ्रिजरेटर से सीएफसी गैस रिलीज होता है वो बहुत ज्यादा कॉज करता है डिप्लीशन इन द ओजोन लेयर, मींस ओजोन लेयर में सबसे ज्यादा इफेक्ट कौन डालता है? सीएफसी गैस डालता है। उसको कम करने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पास कराया गया था।
क्या करने के लिए? सब्सटेंस दैट डिप्लीट द ओजोन लेयर। सो द करेक्ट आंसर इज सी। तो हमने इस पूरे लेक्चर में नीट के प्रीवियस ईयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में डिस्कस किया। आने वाले लेक्चर में इस तरीके से और बहुत सारे एमसीक्यूज के बारे में डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर यहीं तक। थैंक यू।